नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है कि धारा 304 बी। हम सब जानते हैं कि धारा 304 बी भारत की इंडियन पिनल कोड में यानी कि भारतीय दंड संहिता में एक ऐसा प्रिजम्पशन क्रिएट करती है जिससे पूरे देश में बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम प्रताड़ित हैं। यह है दहेज हत्या का मामला। दहेज हत्या के मामले में ये मान कर चला जाता है कि जिसकी बहू थी उसके मेन व्यक्ति या उन लोगों ने उसकी हत्या की होगी। अब उनको सिद्ध करने का भार होता है कि वो सिद्ध करें कि हमने हत्या नहीं की। इस बात को लेकर बाकी सभी मामलों में सबूत का भार उस पर होता है जो एलिगेशन लगाता है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें सबूत का भार यानी कि सिद्ध करने की जो जिम्मेदारी है वो एक्यूज्ड पर होती है कि वो सिद्ध करे कि नहीं मैं नहीं था। हम सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लैरिफिकेशन के साथ बताया है कि किन किन परिस्थितियों में 304 बी लगती है और किन परिस्थितियों में 304 बी अट्रैक्ट नहीं करती है। हम उस पर चर्चा करें उससे पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि हो गया है लोगों ने। मैंने जब कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हिंदी मास जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार जो हिंदी मास हैं, हम हिंदी मास पर रोज बताएंगे कि आपको आज का कौन सा हिंदी मास है और उसके क्या महत्व हैं और आज क्या खगोलीय गणना हुई। कोशिश करेंगे। इस बात पर मैंने कहा था कि राष्ट्रीय दिग्दर्शिका परिषद नाम का एक संगठन है और उस संगठन के अभय मराठे जी जो कि औरंगाबाद में रहते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमको बताते हैं। उन्होंने कैलेंडर छापे हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ उस पर काम किया हुआ है। उनसे मदद लेकर मैं ये करूँगा। मैंने पीछे 2 दिन पहले एक लेक्चर में हिंदी मास जब बताया तो कृष्ण पक्ष की तृतीया और कार्तिक मास बताया। लोगों ने नीचे लिखा कि नहीं, कार्तिक मास नहीं है, ये मार्गशीर्ष है, आप कन्फ्यूज हो गए हैं, आप 15 दिन पीछे चल रहे हैं। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन उस पर मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं आखिर मामला क्या है। भारत में 2 स्थान हैं, 2 लैंडों से मिलकर भारत बना है। एक अफ्रीका और साउथ अमेरिका का टुकड़ा है जिसको आप साउथ इंडिया कहते हैं, और दूसरा जम्मू द्वीप जिसको आप अंगारा लैंड कहते हैं और इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में तिथियों मास में कुछ फर्क है। गोंडवाना लैंड या अंगारा लैंड एक पूर्णिमासी के बाद से महीना शुरू करता है और एक अमावस्या के बाद से महीना शुरू करता है। एक उगते हुए सूर्य को, बढ़ते हुए सूर्य को, उजियाला बढ़ते हुए को महा मानता है और एक अंधियारा बढ़ते हुए को महा मानता है। इसलिए दक्षिण भारत में पीछे चलता है मामला और उत्तर भारत में आगे चलता है। मुझे लगता है जितने लोग लिखने वाले हैं वो सारे उत्तर भारत के हैं, मार्गशीर्ष वो लिखते हैं, और दक्षिण भारत के अनुसार वो अभी भी कार्तिक मास चल रहा है। इन कंफ्यूजन्स में चूंकि पूरे भारत में कई एक प्रकार की प्रजातियां डेवलप हुई और उन प्रजातियों के जो महान कर्णधार रहे हैं उनके हिसाब से वर्ष प्रतिपदाएं शुरू होती रही। भगवान बुद्ध के नाम से अलग शुरू हुई, भगवान महावीर के नाम से अलग शुरू हुई, उधर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से अलग शुरू हुई, या अलग अलग लोगों ने जिन्होंने अपना आइडल माना उनके जन्म पर या किसी एक प्रमुख तिथि के अनुसार वो पूर्णमासी या अमावस्या हुई तो उन्होंने उस तारीख को अपनी प्रतिपदा मान ली और वहां से उनका कैलेंडर शुरू हुआ। इसलिए जब अंग्रेज भारत में आए तो हिजरी संबद्ध भारत में चलता था। हिजरी के अलावा भारत में बहुत सारे लोकल राजा थे, प्रिंसली स्टेट थी, और उन प्रिंसली स्टेट्स में अपने अपने कैलेंडर चलते थे, अपनी अपनी दिग्दर्शिका, कैलेंडर को हिंदी में दिग्दर्शिका कह सकते हैं, दिग्दर्शिका चलती थी। उन दिग्दर्शिकाओं के अनुसार उनके अपने अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट थे और उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग अलग तिथियों को काउंट करता था। अंग्रेजों ने एक सामूहिक जो उनकी तिथि थी उसको लागू किया। अब चूंकि पूरे देश में अंग्रेजी तिथि लागू हो चुकी थी जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो आपका आज जनवरी फरवरी है, ग्रेगोरियन कैलेंडर को रिप्लेस करने के उद्देश्य से हमारे यहाँ सन 1956-57 में कुछ लोगों ने पार्लियामेंट में कहा कि हमें हिंदी कैलेंडर का लागू कर लेना चाहिए। अंग्रेज अब यहाँ से जा चुके हैं, मुसलमान यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए ना ही हिजरी भारत का संबंध रह सकती है और ना ही अब भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर रह सकता है। तो नेहरू जी ने साफ किनारे रख दिया कि हिंदी का मतलब, क्योंकि नेहरू जी को हिंदी से विशेष प्रेम रहा होगा, इसलिए नेहरू ने कहा नहीं, हिंदी कैलेंडर भारत में लागू नहीं किया जा सकता। इस बात पर बड़ी सारी बहसें हुई। बहस होने के बाद एक कैलेंडर कमीशन बिठाया गया
कैलेंडर कमीशन ने एक सामूहिक कैलेंडर जारी किया और कहा कि हिंदुस्तान के प्रत्येक विभाग में ये भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर चलेगा। इस कैलेंडर को हम भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं, जो 78 वर्ष के फर्क पर चलता है, यानी कि 2020 अभी चल रहा है, तो उस कैलेंडर के अनुसार 1942 चल रहा है। हम अंग्रेजी मास जो है वो अंग्रेजी साल जो है वो 78 साल आगे चल रहा है। सौर कैलेंडर है कहते हैं उसको। बाकी जितनी तिथियां हमारे यहाँ चलती हैं मोस्टली चंद्रमा के हिसाब से चलती हैं। ये तिथि जब आप कहते हैं तो चंद्रमा के हिसाब से कहते हैं। और सौर कैलेंडर जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, जो राष्ट्रीय कैलेंडर कमेटी ने अडॉप्ट किया, क्योंकि सौर कैलेंडर फेल नहीं होता। और दूसरी सबसे खास बात सौर कैलेंडर की यह है कि सौर कैलेंडर रिप्लेस कर सकता है इंग्लिश कैलेंडर को, क्योंकि जिस दिन दिन और रात समान होते हैं वो पार्टिकुलर 6-6 महीने के अंतराल पर हमारा सौर कैलेंडर की तिथि और उनकी तिथि एक बनती है, उनकी डेट एक बनती है। इसलिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम सौर कैलेंडर से रिप्लेस कर दें ग्रेगोरियन कैलेंडर को। मैं सौर कैलेंडर की अब बात करता हूं कि सौर दिग्दर्शिका के अनुसार आज का जो दिवस है वो अंग्रेजी मास के अनुसार 5 दिसंबर है, लेकिन हिंदी के सौर कैलेंडर के अनुसार वो 14 तिथि बनती है और अग्रहायण महीना है। ये 30-30 दिन का और 31-31 दिन का होता है। मैं आपको बता दूं कि हिंदी का सौर कैलेंडर भी चैत्र मास में ही शुरू होता है, लेकिन शुरू के 6 महीने 31 दिवस का महीना रहता है और बाद के 6 महीने 30 दिवस का महीना रहता है। ये उनके हैं। अंग्रेजी कैलेंडर में 30, 31, 28, 29 ऐसे चलता है, जबकि सौर कैलेंडर में ये शुरू में लगातार जब उत्तरायण सूर्य रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में वो 31 दिन का और दक्षिणी गोलार्ध में जिस समय होते हैं उस समय वो 30 दिन का लगातार चलता है। ऐसा वो पृथ्वी टिल्टेड है 23 डिग्री पर, इसलिए जब उत्तरी गोलार्ध पर और दक्षिणी गोलार्ध पर रहता है तो दिन का मान बदल जाता है, इसलिए दिन जल्दी और देर में निपटते हैं, यानी कि महीना जल्दी और देर में होता है पृथ्वी जब उसका चक्कर लगाती है तो। खैर, मैं आज की तिथि आपको बता दूं, 14वीं यानी कि 14 और अग्रहायण महीना है और अंग्रेजी तिथि के अनुसार वो 5 दिसंबर है। अगर आप उत्तर भारत के हिसाब से चलेंगे तो वो पंचमी है मार्गशीर्ष की, और दक्षिण भारत के हिसाब से चलेंगे तो वो कार्तिक मास की पंचमी है। एक का और कृष्ण पक्ष और वो बराबर ही रहते हैं दोनों ही। जैसे मैंने कहा कि एक का कृष्ण पक्ष में शुरू करते हैं और एक को दूसरे पक्ष में शुरू करते हैं, यानी कि अंधियारा पाक और उजियारा पाक। जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग होंगे वो अंधियारा और उजियारा पाक बताते हैं। खैर, हम लोग चले आते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उस केस का नाम है संदीप कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। संदीप कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2017 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक SLP है जिसका नंबर अपील नंबर है 1512/2017, 1512-1513/2017, यानी कि 1512-1513 ऑफ 2017। क्या कहा? मैं आपको पहले 304B के बेसिक इंग्रेडिएंट बता देता हूं। 304B के बेसिक इंग्रेडिएंट ये हैं कि 304B यदि किसी महिला का विवाह हुआ हो और उसके विवाह के 7 वर्ष पूर्ण न हुए हों, अननेचुरल सर्कमस्टांस में उसकी मृत्यु हुई हो, घर में सून बिफोर हर डेथ उसको प्रताड़ित किया गया हो, कोर्सियन किया गया हो, और चौथी बात उसकी यह है कि उससे दहेज की डिमांड करी गई हो एज पर डावरी प्रोविजन एक्ट। ये 4 गुण अगर मिलते हैं तो फिर ये माना जाएगा धारा 113B ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत कि परिवार वालों ने उसकी हत्या की है या ये दहेज हत्या है। सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर आया वो ये था कि महिला की मृत्यु हुई, अचानक उसकी मृत्यु हुई। महिला के मायके वालों ने यह आरोप लगाया कि इसको जहर देकर मारा गया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर के कोई ट्रेसेस नहीं पाए गए और ना ही ऑटोप्सी में कोई ट्रेसेस पाए गए, यानी कि जहर का कोई भी संबंध दूर दूर तक महिला की बॉडी के साथ नहीं था। फिर भी धारा 304B के तहत मुकदमा चला और व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट में मैटर गया तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह डिसाइड किया कि चूंकि
इसमें अननेचुरल डेथ नहीं मालूम पड़ रही है, ये मृत्यु एक नेचुरल डेथ मालूम पड़ रही है, और प्रोसिक्यूशन ये सिद्ध नहीं कर पाया है कि ये अननेचुरल डेथ है, इसलिए धारा 304B का ये मुकदमा नहीं बनता। मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसाइड किया कि ये मामला, चूंकि इसमें अननेचुरल डेथ नहीं है, 4 इंग्रेडिएंट हैं, उनमें से 3 अगर मिलते हैं, 3 मिलने से मतलब यह है कि पहला ये कि 7 वर्ष अभी उसके विवाह के नहीं हुए थे, दूसरा ये कि उसको कोर्सिव किया गया था, यानी कि लोगों ने गवाहियां दी, महिला के साथ गलत किया जाता था, उसको डांटा पीटा जाता था, और तीसरा उससे दहेज की डिमांड की जाती थी, जो मायके वाले आसानी से बना देते हैं कि हमको दहेज के लिए कहा गया। चौथा इंग्रेडिएंट जो है वो महिला की मृत्यु अननेचुरल होनी चाहिए। अगर अननेचुरल, जैसे वो आग से जलकर मर गई, जैसे वो गिरकर मर गई, जैसे और इस तरह का कोई काम हुआ हो जो अननेचुरल है, नेचुरल डेथ नहीं है, अगर ये चारों इंग्रेडिएंट मिलते हैं तब ही धारा 304B का मामला बनता है। और अब पति और उसके परिवार की जिम्मेवारी बनती है कि वो ये सिद्ध करे कि वो उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इस मामले में जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहीं से नहीं मिला कि ये सिद्ध हो कि अननेचुरल डेथ थी, और चूंकि ये अननेचुरल डेथ नहीं थी, इसलिए 3 इंग्रेडिएंट जो गवाहियों के आधार पर आए, और जो 7 वर्ष की शादी नहीं हुई अभी पूरी, उन 3 के होते हुए भी, मायके वालों के ये स्टेटमेंट देते हुए भी कि दहेज मांगा गया, लोगों के द्वारा ये कहते हुए भी कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा चलता था, या पति पत्नी को मारता पीटता या डांटता था, इन तीनों के होते हुए भी, चूंकि ये नेचुरल डेथ है, चूंकि अननेचुरल डेथ नहीं है, इसलिए धारा 304B का केस नहीं बनता, और धारा 113B ऑफ एविडेंस एक्ट इसको अट्रैक्ट नहीं करती। ये पूरा मामला है। मैं आपको एक बात और आग्रह करना चाहता हूं कि हम जो डेली अपडेट आपको देते हैं कोर्ट की, चूंकि मैं एक लॉयर हूं, लॉयर होने के नाते, और एक टीचर हूं, टीचर होने के नाते, कौन से कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जो पिछले वाले सिस्टम से कुछ फर्क है, उसको मैं खुद में अपडेट करता हूं, इसलिए हम उसकी रिकॉर्डिंग करके भी आपको चला देते हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए भी वो देते हैं। रिकॉर्डिंग करके चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बात में मुझे नीचे लिख दें कि आप केस कर दीजिए, आप चूंकि लॉयर हैं आप केस कर सकते हैं। भाई, केस करने के लिए आप अगर मेरे से केस करवाना चाहते हैं बाई चांस, तो आप एक बेसिक राइटअप लिखिए, दूसरा पिटीशन तैयार करवा लीजिए अपने किसी मिलने वाले से, और उसका जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी एफिडेविट वगैरह लगते हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे। आप मेरे से मत कह दीजिए कि सब कर लीजिए, क्योंकि मैं 3 या 4 विषय रोज उठाता हूं, और 3-4 जजमेंट डेली सुप्रीम कोर्ट के, या जो परिस्थितियां हैं उनको मैं एक्सप्लेन करता हूं, अपने लिए एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मुझे अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि मैं जजेस को पढ़ाता हूं, मैं सीनियर एडवोकेट्स को पढ़ाता हूं जो हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे होते हैं, या सूटेबिलिटी टेस्ट दे रहे होंगे, या प्रमोशनल एग्जाम जुडिशरी का दे रहे होते हैं। क्योंकि मुझे उनको पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मुझे अपडेट होना आवश्यक है। तो हम आप लोगों को भी वो सुविधा दे देते हैं कि पूरा देश उसको सुन ले कि आखिर क्या चल रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर बात के लिए आप नीचे लिखें कि समाज सेवा के नाम से आप ये कर दीजिए। मैं 4 केस डेली फाइल नहीं कर सकता। आपको अगर लगता है तो आप बेसिक राइटअप, और दूसरा मेरा फ़ोन नंबर कहीं ना कहीं से ढूंढकर, मेरे जूनियर्स को बेचारों को दिन भर फ़ोन आते हैं, प्लीज़ ये मत करिए। आपको अगर केस करना है तो आप एक राइटअप बनाइए, आप हमको सलाह मत दीजिए, आप एक राइटअप बनाइए और हमको मेल कर दीजिए, हम उसको पढ़ लेंगे। अगर आवश्यकता लगेगी तो आपसे संपर्क कर लेंगे, नहीं तो मान लीजिए कि आपके पास वो सब्सटेंस नहीं है जो केस होने के लिए चाहिए, क्योंकि केस करने के लिए बहुत कुछ मैटर चाहिए होता है, और एक 50 पेज की पिटीशन लिखनी पड़ती है। अगर आप लिखवा सकते हैं किसी एडवोकेट से, अगर आप स्वयं लिख सकते हैं उसके इंग्रेडिएंट, तो प्लीज़ हमको दे दीजिए। अगर आप लिख नहीं सकते, आप लिखवा नहीं सकते, तो प्लीज़ हमको फ़ोन करके ये मत कहिए कि आप कर दीजिए, क्योंकि हर काम को मैं नहीं कर सकता। मेरे अपने भी दिनचर्या है, और हम जितने केसेस कर सकते हैं वो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।